हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, और आज मैं आपको फ्रोबनियस मेथड बताने वाला हूँ। फ्रोबनियस मेथड जो कि मॉड्यूल 1 में लेक्चर नंबर 11 है आपका। फ्रोबनियस मेथड के हमारे यहाँ पर 4 केस होते हैं। आपके सिलेबस में जो है 4 केस है फ्रोबनियस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, जिसमें मैं आपको चारों केस के लिए जो हमारा वर्किंग रूल चलेगा वो रूल आपको बताने वाला हूँ। चारों केस में चलेगा, बस लास्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। और केस नंबर जो 1 है वो हमारा आज के लेक्चर में मेन जो है डिस्कस होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फ्रोबनियस मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे 12 नंबर के क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। ठीक है, फ्रोबनियस मेथड क्या होता है आपका। सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्रोबनियस मेथड कब लगता है। वही बात आपको स्टार्टिंग में चेक करनी होती है। इफ x इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर x इक्वल टू 0 हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपकी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है y डबल डैश पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। यदि x इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, उसका एग्जांपल भी बताया था, तब हम उसको फ्रोबनियस मेथड से सॉल्व करते हैं और इसका सीरीज सॉल्यूशन हमारा होता है देन इट्स सीरीज सॉल्यूशन इज, और जो इसका सीरीज सॉल्यूशन हमारा होता है वो होता है y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर m प्लस n। ओके, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x की पावर m बाहर आ जाएगा क्योंकि n से इंडिपेंडेंट है, और अंदर बचेगा सी एन एक्स की पावर n। और यदि आप इसको एक्सपेंड कर देते हो तो x की पावर m तो बाहर रहेगा, अंदर हमारा बन जाएगा c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जो हमने सीरीज सॉल्यूशन आपको बताया है, यही फ्रोबनियस मेथड से हमारा सीरीज सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो लेकिन कब लगता है, जब x इक्वल टू 0 हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, तब हमारा फ्रोबनियस मेथड यूज होगा। फिर बात करते हैं कि फ्रोबनियस मेथड में हमारा वर्किंग रूल क्या चलेगा। चारों केस में ऑलमोस्ट सेम ही वर्किंग रूल चलता है, बस यहाँ पर एक इंडिशियल इक्वेशन बनती है जिससे हमारे 4 केस ये अलग अलग डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। तो केस नंबर 1 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वर्किंग रूल पर आते हैं कि वर्किंग रूल में हमें क्या करना है। वैसे तो वर्किंग रूल अगर मैंने आपको पूरा समझा दिया तो डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसके एक एक स्टेप को आपको बताऊंगा वर्किंग रूल की। पैरेलल में एग्जांपल चलाता रहूँगा साथ में एक, है ना, जिससे कि आपको एक एक स्टेप समझ में आएगी। तो यहाँ पर वर्किंग रूल का सबसे पहला स्टेप होता है चेक x इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 0 है, क्या वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है उसके लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। क्योंकि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जब x इक्वल टू 0 होगा तभी हम वहाँ पर फ्रोबनियस मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका जो मैंने नंबर 1 स्टेप आपको बताई है, इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ नंबर 1 स्टेप को। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 1 स्टेप में ये चेक करना है कि x इक्वल टू 0 हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। चलिए पहले मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल में। जैसे कि इस एग्जाम्पल में कहा है कि यूज फ्रोबनियस मेथड टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो हमें ये दी है। तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख ली जाएगी, है ना। 9x1 माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस 12y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल दूंगा। और यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो y डबल डैश के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, तो इससे आपको मिलेगा -12/9 x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डैश प्लस 4/9 x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा px qx निकल जाएगा। हेयर जो px होगा वो होता है y डैश का कोफिशिएंट -12/9
9x इंटू 1 माइनस एक्स आएगा। एंड QX जो हमारा होता है वो होता है y का कोफिशिएंट जो कि 4/9x इंटू 1 माइनस एक्स आएगा। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या हमारा x इक्वल टू 0 यहाँ पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू 0 को दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी x टेंडिंग टू 0 एक्स पी एक्स की, हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर क्यू एक्स की अकॉर्डिंग टू द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट डेफिनेशन। ओके, ये लिमिट हमारी अगर फाइनाइट आती है तब हम कहेंगे कि x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो पी एक्स की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ऊपर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू -12/9x इंटू 1 माइनस एक्स। एक्स से एक्स हमारा कटेगा, जब हम x को 0 रखेंगे तो ये -12/9 मिलेगा जो कि एक फाइनाइट नंबर है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर क्यू एक्स को सॉल्व करेंगे तो x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर क्यू एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 4/9x इंटू 1 माइनस एक्स। एक x कट जाएगा, एक x ऊपर बचेगा, चूँकि जब x को आप 0 रखोगे तो ऊपर x 0 होने पर ये सभी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, लेकिन 0 भी तो हमारा फाइनाइट नंबर होता है। और यदि ये एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर क्यू एक्स की लिमिट आपकी फाइनाइट आती है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस है ना। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो इसका मतलब फ्रोबनियस मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज फ्रोबनियस मेथड इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जो फ्रोबनियस मेथड की सबसे पहली कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो गई कि x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, तो फ्रोबनियस मेथड एप्लीकेबल है। तो ये मेरी पहली स्टेप थी जिसमें हमें चेक करना होता है कि फ्रोबनियस मेथड हमारा एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके लिए मुझे x इक्वल टू 0 को रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देखना पड़ता है। चलिए वर्किंग रूल में जाता हूँ ऊपर, दूसरी स्टेप पर जाते हैं वर्किंग रूल की। एक एक स्टेप को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी और तीसरी स्टेप में ध्यान से देखिए। दूसरी स्टेप हमारी ये है कि हम अगर ऐसा होता है तो दूसरी स्टेप में हम y को n इक्वल टू 0 समेशन cn x की पावर m प्लस n सोल्यूशन मान लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर तीसरी स्टेप में इसकी हेल्प से y डैश और y डबल डैश निकालेंगे और इन सभी वैल्यू को इक्वेशन में रखकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों दूसरी और तीसरी स्टेप में अप्लाई करूँगा वहाँ पर क्वेश्चन में, ध्यान से समझना कैसे होगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल मैंने मान लिया लेट y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी cn x की पावर m प्लस n, जिसको इक्वेशन 2 कह दूंगा, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने मान लिया कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू रूल। फिर हमें इसकी हेल्प से अगर y डैश निकालना हो, y डैश का मतलब है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो मिलेगा आपको n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी cn कॉन्स्टेंट रहेगा है ना, x की पावर m प्लस n का डिफरेंशिएशन m प्लस n और x की पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप y डबल डैश निकालेंगे तो समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी cn कॉन्स्टेंट है, m प्लस n भी कॉन्स्टेंट है, x की पावर m प्लस n माइनस 1 का जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो m प्लस n माइनस 1 इंटू में मिलेगा x की पावर m प्लस n माइनस 2। ठीक है, तो ये y से हमने क्या किया, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करके y डैश निकाला, दोबारा डिफरेंशिएशन करके y डबल डैश निकाला। अब ये तीनों वैल्यू जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं ध्यान से। यूजिंग दीज, ध्यान रखना चारों केस में इसी तरीके से होगा क्वेश्चन। अगर आपको एक केस अच्छे से आ गया तो बाकी के 3 केस में थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से प्रोसीड होना है। ठीक है, यूजिंग दीज इक्वेशंस इन इक्वेशन 1। ठीक है,
इनको इक्वेशन 1 में जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसमें हम इसको रख देंगे। इक्वेशन हमें दी है 9x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश, 9x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश। वाई डबल डैश की ऊपर से वैल्यू रख देता हूँ जो निकाली है हमने। वाई डबल डैश की वैल्यू हमारी है समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी सी एन एम प्लस एन और m प्लस एन माइनस 1 और x की पावर m प्लस एन माइनस 2। तो फर्स्ट टर्म में मैंने जो वाई डबल डैश था उसकी वैल्यू रख दी। चलिए आगे चलता हूँ। फिर दिया माइनस 12 वाई डैश प्लस 4y, तो माइनस 12 वाई डैश की भी वैल्यू रख देता हूँ जो हमने ऊपर निकाल रखी है। वाई डैश की वैल्यू हमारी है समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी सी एन एम प्लस एन और x की पावर m प्लस एन माइनस 1। फिर प्लस 4y है तो 4 और y की वैल्यू रख देते हैं जो हमने इक्वेशन 2 में लिख रखी है समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर m प्लस एन इक्वल में 0। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें हमने ये वाई डैश और वाई डबल डैश तीनों की वैल्यू रख दी। तीनों की वैल्यू रखने पर आपको ये इक्वेशन मिलेगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा लेंथी सा लगेगा इक्वेशंस को देखते हुए, लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, घबराना नहीं, ऐसे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये, है ना। तो हमने क्या किया, सिंपली वाई डैश वाई डबल डैश की वैल्यू इक्वेशन में पुट की तो ये हमें मिल जाएगा। अब उसको सिंपली सॉल्व करेंगे, है ना। देखो कैसे सॉल्व होगा। जब हम 9x इंटू 1 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x माइनस 9x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, जो 9x वाली टर्म है वो लिखूँगा। जब 9x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 9 कॉन्स्टेंट है सी एन और m प्लस एन और m प्लस एन माइनस 1 और x की पावर में m प्लस एन माइनस 2 है। और जब एक x की पावर यहाँ से उसमें ऐड होगी तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये x की पावर हमें m प्लस एन माइनस 1 मिलेगी। तो मैंने 9x की पहले मल्टीप्लाई की जिससे कि हमें ये टर्म मिलेगी। अब मैं वहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 9x स्क्वायर की, ध्यान से समझना, माइनस 9x स्क्वायर की। जब उसी टर्म में माइनस 9x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो बाहर तो माइनस आ जाएगा। समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और 9 कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ लिख दूंगा सी एन एम प्लस एन और m प्लस एन माइनस 1, इनको एक साथ लिखा। और जब x की पावर 2 हमारी x की पावर m प्लस एन माइनस 2 में ऐड होगी, ठीक है ना, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, x की पावर हमारी बचेगी m प्लस एन। तो मैंने फर्स्ट टर्म में जो 9x इंटू 1 माइनस एक्स था 9x माइनस 9x स्क्वायर की मल्टीप्लाई की, पहले 9x की मल्टीप्लाई की तो एक येलो कलर से आपको टर्म दिख गई होगी। फिर मैंने माइनस 9x स्क्वायर की तो ये टर्म मिलेगी। ठीक है, फिर अगली टर्म पर जाता हूँ माइनस 12 वाली पर। यदि आप माइनस 12 को अंदर लेके जाओगे तो माइनस बाहर रहेगा। समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 12 सी एन और m प्लस एन एक्स की पावर m प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। और लास्ट में भी 4 को अंदर ले जाएंगे तो समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 4 सी एन एक्स की पावर m प्लस एन इक्वल टू 0। मतलब जो भी हमारा बाहर है वो x हो, 12 हो या कोई भी कांस्टेंट हो, उसको अंदर लेके चले जाएंगे इस तरह समेशन के ना, केवल साइन को बाहर रखेंगे, बाकी सबको अंदर ले जाएंगे x की टर्म को, जिससे x की पावर में हेरफेर आएगा, बाकी सब कुछ सेम ही लिखा जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो पावर्स है, जो सेम पावर्स है, उनको एक साथ लिखना है। ये हमारा अगली स्टेप का काम होगा। अब जरा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है, मैं रेड कलर उठाता हूँ। यहाँ पर इस टर्म में जो पावर है x की वो m प्लस एन माइनस 1 है, और ये जो नीचे मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ ये भी x की पावर m प्लस एन माइनस 1 है। यदि मैं दोनों को एक साथ लूँ तो x की पावर m प्लस एन माइनस 1 कॉमन आएगा, है ना, और दोनों में cn भी है, cn भी कॉमन आ जाएगा। बाकी सब क्या बचेगा उसको ध्यान से समझिए। दिस इम्प्लाइज, है ना, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तो बाहर कॉमन ही रहेगा, दोनों में cn है, कॉमन ले लूँगा। कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो लिख लेता हूँ पहले, है ना। ऊपर वाली टर्म से कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगी 9 m प्लस एन
और m प्लस n माइनस 1, ये तो मिलेगा ऊपर से। नीचे से कांस्टेंट टर्म आएगी, cn तो बाहर ले लिया, -12 m प्लस n हमें नीचे से मिलेगा, और x की जो पावर है वो हमारी सेम है तो वो कॉमन आएगा m प्लस n माइनस 1। तो जो मैंने आपको यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, दोनों टर्म से मैंने जो कॉमन टर्म थी cn और x की पावर वो कॉमन ले ली, बाकी सबको अंदर रखा ब्रैकेट के ना। ऐसे ही जो दो टर्म्स और बची है हमारी, उसको मैं ले लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पर कौन सा कलर लेता हूँ यहाँ पर, यस ये कलर ले लेता हूँ। यदि उसमें हम देखें तो ये टर्म देखो आपकी x की पावर m प्लस n वाली टर्म है, और लास्ट टर्म भी x की पावर m प्लस n वाली टर्म है। तो दोनों टर्म में से आपका cn भी कॉमन है और x की पावर m प्लस n भी कॉमन है, तो इसको भी मैं कॉमन ले लूँगा, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर आप इसमें माइनस भी कॉमन लेते हो तो माइनस कॉमन आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। और इसमें देखा जाए तो cn कॉमन आएगा, अंदर से मिलेगा आपको 9 m प्लस n और m प्लस n माइनस 1, और लास्ट टर्म से आपका माइनस चूँकि हमने कॉमन लिया तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये आपका 4 cn हम कॉमन ले चुके हैं, x की पावर m प्लस n बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसके बाद क्या करना होता है, वैल्यू पुट करने पर जो सेम पावर्स है मल्टीप्लाई करके सेम पावर्स जो हमारी है उनको इकट्ठा करना होता है इस तरीके से। ठीक है, अब सेम पावर को इकट्ठा करने के बाद ये जो अंदर हमने लिख रखे हैं इनको हम लीनियर फैक्टर्स में लिखेंगे। ठीक है, ये जो अंदर हमारे हैं, अंदर कौन कौन से, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ येलो कलर से। यदि आप इस टर्म को देखें, ठीक है, यदि आप इस टर्म को देखें, इसको मैं वाइट कलर से अंडरलाइन करता हूँ, इस टर्म को देखिए कांस्टेंट टर्म को, और इस टर्म को देखें तो इनको हम लीनियरली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो लीनियरली फैक्टर कैसे होंगे वो आपको मैं बताता हूँ रफली करके, है ना, रफली करके बताता हूँ, ध्यान से समझना जरा। इक्वेशन है हमारी वहाँ पर अंडरलाइन फर्स्ट वाली 9 m प्लस n और m प्लस n माइनस 1 माइनस 12 m प्लस n। ठीक है, इसमें ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, जहाँ जहाँ पे m प्लस n है उसको t मान लो, तो ये बन जाएगा 9t t माइनस 1 और माइनस 12t। ठीक है, अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये मिलेगा आपको 9t² माइनस 9t और माइनस 12t इक्वल टू 0, है ना। तो इसको सॉल्व करके आपका आएगा 9t² और 12 और माइनस 9 माइनस के 21t इक्वल टू 0। ओके, और इसको हम देखें तो 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, है ना, सॉरी 3 कॉमन आएगा और t भी कॉमन आएगा, है ना। अंदर बचेगा 3t माइनस 7 इक्वल टू 0। t की वापस वैल्यू रख दो, t हमने माना था किसको, m प्लस n को, तो ये बन जाएगा m प्लस n, और अंदर भी हमारा बनेगा m, t की जगह पे m प्लस n रखने पर 3m प्लस 3n माइनस 7। तो आपको क्या करना है, उस टर्म को इस तरीके से लीनियरली फैक्टर करके लिखना है। देखो मैंने ये टर्म थी उसमें मैंने m प्लस n को t माना और उसको लीनियरली फैक्टर कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और लीनियरली फैक्टर करके हम इसको वहाँ पर लिख देंगे। फैक्टर आया है 3 इंटू एम प्लस एन, 3m प्लस 3n माइनस 7। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस एम्प्लाइज समेसन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी cn, है ना, और अंदर हमारा मिलेगा हमें ये 3m प्लस n, 3m प्लस 3n माइनस 7, और बाहर है x की पावर m प्लस n माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस, ऐसे ही हमारी जो सेकंड टर्म है n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी cn तो बाहर रहेगा, x की पावर m प्लस n भी बाहर रहेगा, इक्वल टू में 0 रहेगा। अब ये जो ब्रैकेट में है आपका, ठीक है, उसको भी हम लीनियरली फैक्टराइज करके लिखेंगे। पहले मैं नीचे से मिटा देता हूँ, ये रफली करना होता है लीनियरली फैक्टर आपको। अब जो हमारी सेकंड टर्म है उसको भी मैं ऐसे ही लीनियर फैक्टर करके वहाँ पर लिखूँगा। लीनियर फैक्टर से बहुत ईजी बन जाता है हमारा लास्ट में ना, इसलिए लीनियरली फैक्टर करके हम लिखते हैं यहाँ पर। अगर लीनियरली फैक्टर नहीं करोगे तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। तो लीनियरली फैक्टर वाला आपको कंसेप्ट अगर आ गया तो बहुत अच्छा है,
बहुत ईजी है, m प्लस n को t मानो और लीनियरली फैक्टर कर दो। ऐसे ही जो हमारी ये वाली टर्म है ना, इसमें भी मैं m प्लस n को t मानूंगा तो 9t और ये t माइनस 1 और माइनस 4 बनेगा, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9t स्क्वायर और माइनस 9t माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा, है ना। अब इसको हम फैक्टर करेंगे भाई, फैक्टर हमारे क्या आएंगे यहाँ पर, फैक्टर आएंगे हमारे यहाँ पर 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 4। तो यदि आप यहाँ पर फैक्टर करते हो तो 9 इंटू 4 36, यानी कि ये आपको मिलेगा 9t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा आपका 3t, तो अंदर बचेगा 3t माइनस 4 और यहाँ पे 1 कॉमन आएगा तो 3t माइनस 4। तो फैक्टर हमारे होंगे 3t माइनस 4 एंड 3t प्लस 1। t की वैल्यू जब m प्लस n रखोगे, है ना, t की वैल्यू यदि आप m प्लस n वापस रखते हो तो ये हमारा बन जाएगा 3m प्लस 3n माइनस 4 और दूसरे बनेगा हमारा 3m प्लस 3n प्लस 1। तो इस तरीके से आपकी जो टर्म्स होती है उसको हम लीनियरली फैक्टराइज करके लिख लेते हैं, m प्लस n को t मान के इसको रफली सॉल्व करते हैं, है ना। अब ये हमारी जो इक्वेशन है, ये स्टेप 2 और स्टेप 3 जो मैंने वर्किंग रूल की आपको बताई है वो मैंने अप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई है। इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा अब आगे, है ना। ध्यान रखना चारों केस में इस इक्वेशन तक तो ऑलमोस्ट सेम ही चलना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन का मतलब है आधा क्वेश्चन यहाँ तक हो जाता है, 5 नंबर का काम आपने कर दिया। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 का यूज करना है, ठीक है। तो जो मैंने वर्किंग रूल की स्टेप 2 और 3 थी वो मैंने यहाँ पर सॉल्व की। अब मैं जाता हूँ वर्किंग रूल की स्टेप 4 पर, वापस ऊपर क्वेश्चन पे जाऊँगा। रूल को साथ में लेके चलने का मोटो यही है कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए रूल की, है ना। तो दूसरी स्टेप में मैंने सॉल्यूशन माना, y डैश y डबल डैश ये सब वैल्यू इक्वेशन में पुट की और सॉल्व करके इक्वेशन बना दी। अब मैं जाता हूँ 4th स्टेप पर। 4th स्टेप में हमें क्या करना है, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ x। x की लोवेस्ट पावर n बराबर 0 के लिए जो लोवेस्ट पावर बनेगी, आपको n को 0 रखना है पूरी इक्वेशन में, और जो x की लोवेस्ट पावर बनेगी उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख देंगे। तो ऐसा करने पर आपको हमेशा एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी m में, जो कि हमारी इंडिशियल इक्वेशन कहलाती है, जो हमारी क्या कहलाएगी, इंडिशियल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। कैसे बनेगी हमारी ये, हमें x की लोवेस्ट पावर को n बराबर 0 के लिए x की लोवेस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर पुट करना है, उससे आपको ये इंडिशियल इक्वेशन मिलती है। 5th स्टेप में हमें इस इंडिशियल इक्वेशन के रूट फाइंड करने होते हैं, जो मैंने यहाँ पर m1 m2 लिखे हैं, और इस इंडिशियल इक्वेशन के रूट पे ही डिपेंड करते हुए 4 केस। केस 1 क्या बनेगा जो हम आज बताऊंगा मैं आपको, और केस 2 3 4 में क्या होगा वो आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है ना। एंड यूज 4 डिफरेंट केसेस डिपेंड ऑन द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। इस इंडिशियल इक्वेशन के जो रूट हमारे निकलेंगे इसी पे डिपेंड करेगा हमारा कि कौन सा केस हमारा यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो एक चौथी 5वीं स्टेप में क्या करना है कि n बराबर 0 के लिए x की सबसे छोटी पावर की जो कोफिशिएंट होगा, x की छोटी पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 के बराबर रखेंगे, इंडिशियल इक्वेशन बनाएंगे, उसके रूट फाइंड करेंगे, फिर उसका नेचर चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। तो ये 4th और 5th स्टेप में यूज करता हूँ अब क्वेश्चन में अपने। इक्वेशन 3 में अब मैं क्या करूँगा, n को 0 रखूँगा। n को 0 रखने पर x की पावर देखनी है बस केवल हमें। n को 0 रखने पर यहाँ पर और यहाँ पर एक तरफ से तो मिलेगा x की पावर m-1 और एक तरफ से मिलेगा x की पावर m। तो दोनों में ये देखना है छोटी पावर कौन सी है, x की पावर m-1 छोटी होगी या x की पावर m छोटी होगी। बिल्कुल सही, x की पावर m-1 हमारी छोटी पावर है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा n को 0 रखने पर, इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो ये बनेगा, उसको हमें 0 के बराबर रखना है, वो कहलाती है इंडिशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लोएस्ट पावर कौन सी बनेगी यहाँ पर, n को 0 रखने पर x की पावर m-1 उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। तो मैं लिख देता हूँ ये बात, इक्वेटिंग टू
0 the coefficient equating to 0 the coefficient of the lowest degree term या लोएस्ट पावर ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, ठीक है ना, डेट इज एक्स की पावर m माइनस वन यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म बनेगी। और किसके लिए बनेगी? n को जीरो रखने पर, n को जीरो रखने पर जो लोएस्ट डिग्री टर्म बनेगी वो x की पावर m माइनस वन होगी। तो ऐसा अगर आप करते हो तो इससे आपको वी गेट इंडिशियल इक्वेशन, इससे आपको इंडिशियल इक्वेशन मिलेगी। एज इंडिशियल इक्वेशन क्या बनेगी? अब जो मैंने अंडरलाइन की है ऊपर इक्वेशन 3 में, x की पावर m माइनस वन एन को जीरो रखने पर लोएस्ट टर्म बनेगी, उसका कोफिशेंट हमारा बनेगा n को जीरो रखने पर। Cn में जब n जीरो रखा जाएगा तो वहाँ से हमें मिलेगा C0, फिर n को जीरो रखने पर अंदर मिलेगा 3m प्लस जीरो, है ना, और n को जीरो रखने पर अंदर मिलेगा 3m प्लस जीरो माइनस 7, है ना। ये हमारा कोफिशेंट बनेगा x की पावर m माइनस वन का n को जीरो रखने पर, और यही हमारी कहलाती है इंडिशियल इक्वेशन। इस इंडिशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। इससे आपको मिलेगा 3C0 m इंटू 3m माइनस 7। C0 तो कोफिशेंट हमने मान रखे हैं, वो तो जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर वो जीरो के बराबर नहीं है तो m की यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको, एक तो आएगी जीरो वैल्यू यहाँ पर m की, और एक आएगी m की वैल्यू यहाँ पर 7/3। अब यहाँ पर जो इस इंडिशियल इक्वेशन के रूट आते हैं ना, यहीं पे डिपेंड करते हैं आपके चारों केस 1 फ्रोबनियस मेथड का, केस 2, केस 3, केस 4 क्या होंगे, क्योंकि रूट्स हमारे इक्वल भी अनइक्वल भी आ सकते हैं, इक्वल भी आ सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी नेचर हो सकता है इनका, उन्हीं पे चारों केस डिपेंड करेंगे। अब हमारा केस 1 जो है, केस 1 का क्वेश्चन हमारा ये है। केस 1 देख लेते हैं पहले क्या है। केस 1 तब लगता है फ्रोबनियस मेथड का, ये ऊपर लिख रखा है मैंने ऑलरेडी। केस 1 तब लगता है हमारा फ्रोबनियस मेथड का व्हेन द रूट्स m1 m2 ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट। यदि इंडिशियल इक्वेशन के जो रूट हैं m1 m2 में डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो, और साथ में नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर, और उनका डिफरेंस मतलब उनका आप माइनस करो दोनों रूट को तो उनका डिफरेंस इंटीजर के बराबर ना हो, कोई फ्रैक्शनल नंबर आए, तब इस केस में हमारा केस 1 लगता है। और इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा? देन द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू C1, y निकालना है m1 पर जो पहला रूट होगा, प्लस C2, y निकालना है m2 पर। ये इसको ऐसा भी बोल सकते हैं y इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर केस 1 ही बनेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे दोनों डिस्टिंक्ट रूट है और उनका डिफरेंस हमारा इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। तो केस 1 बनेगा, तो इसको मैं वहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन में अपने। Therefore, roots are distinct and not differing by an integer, not differing by an integer, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा केस बनेगा भाई? केस 1 बनेगा, जो मैंने ऊपर बताया है। इंटीजर से डिफर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक रूट है 7/3, दूसरा रूट है 0, दोनों को घटाने पर 7/3 आएगा, जो कि इंटीजर नहीं होता, एक फ्रैक्शनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर केस 1 लगेगा, ठीक है। तो केस 1 हमारा यहाँ पर बनेगा भाई, है ना। अब इंडिशियल इक्वेशन के लिए जो मैंने आपको 4th और 5th स्टेप बताई है वर्किंग रूल की, वो क्लियर हो गई, और ये भी पता लग गया आपको यहाँ पर केस 1 बनेगा। अब चलिए वर्किंग रूल में आगे चलते हैं, है ना। वर्किंग रूल में आगे क्या होता है वो स्टेप समझिए। स्टेप नंबर 6, 5 तक हो चुका है। 6 में देखिए, 6 में इसने कहा है कि इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री टर्म एंड फाइंड C1 एंड C2 इफ नीड। ये नीड कब होती है? जो हमने इक्वेशन 3 बनाई है, यदि उनमें पावर का जो डिफरेंस है वो 2 आ जाए तो C1 निकालना पड़ता है। अगर उन दोनों में पावर का डिफरेंस 3 आ जाए तो C1 C2 दोनों निकालने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर उनका पावर का डिफरेंस 1 है, अगर उनमें पावर का डिफरेंस 1 है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट रेफरेंस, ये स्टेप खत्म हो जाती है। स्टेप नंबर 6, केस 1 में स्टेप नंबर 6 ज़्यादातर नहीं लगती। फिर हम जाते हैं स्टेप नंबर 7 पर। स्टेप नंबर 7 में हमें क्या करना होता है? इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। इक्वेशन 3 में जो हाईएस्ट पावर है x की,
उसके कोफिशिएंट को हम 0 के बराबर रख देंगे एंड गेट रेकरेंस रिलेशन बिटवीन Cn+1 एंड Cn। ठीक है, तो स्टेप 7 में हमें क्या करना होता है, x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को हम 0 के बराबर रख देंगे। x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो Cn+1 और Cn में एक रिलेशन आएगा, वही हमारा रेकरेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, रेकरेंस रिलेशन बनाने के बाद फिर हमें n को उसमें 0 1 2 3 रखने पर C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसको हम ऊपर इक्वेशन जो हमने सॉल्यूशन की मानी है इक्वेशन नंबर 2 उसमें पुट कर देंगे और फाइनल आपको आंसर वहीं से निकालना होता है अकॉर्डिंग टू योर केसेस। ठीक है ना, यही मैंने लिखा है, एंड यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट केसेस। यहाँ पर केस 1 है तो केस 1 वाला मेथड लगाने पर हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये वर्किंग रूल है, आगे इसको प्रोसीड कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 7th स्टेप यूज़ करके रेकरेंस रिलेशन बनाना है। फिर n की वैल्यू 0 1 2 3 रखने पर C1 C2 C3 फाइंड करने हैं। फिर उसको सॉल्यूशन में पुट करके y निकालना है और फिर m की वैल्यू पुट करके डिफरेंट केसेस, केस 1 का जो क्वेश्चन है m की वैल्यू m1 m2 m की वैल्यू m2 रखने पर आपको फाइनल सॉल्यूशन y = C1 y1 C2 y2 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अपना आगे। इक्वेशन नंबर 3 में आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो बताइए दोनों में। एक पावर तो हमारी है x की पावर m+n-1, ठीक है, और एक पावर हमारी यहाँ पर है x की पावर m+n। तो दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी होगी? ऑफ कोर्स x की जो m+n पावर है वो हाईएस्ट पावर होगी। तो हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन 3 में x की पावर m+n का जो कोफिशिएंट बनेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर 0 के इक्वल रखेंगे और एक रेकरेंस रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, अगर बात करूँ मैं यहाँ पर सेकंड टर्म की, ये जो हमारी सेकंड टर्म है इसमें तो x की पावर m+n ही है, तो इसका कोफिशिएंट हमारा बनेगा -Cn और 3m + 3n - 4 3m + 3n + 1। तो इसको मैं वहाँ पर लिख देता हूँ पहले, है ना, सेकंड टर्म के लिए मैं पहले लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, -Cn और 3m + 3n - 4 एंड 3m + 3n + 1। क्योंकि हमें कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखना है तो मैंने इक्वल 0 लगा दिया, तो मैंने सेकंड टर्म से पहले लिख दिया क्योंकि उसका कोफिशिएंट वही था। अब अगर फर्स्ट टर्म की बात करें वो x की पावर m+n - 1 है, लेकिन मुझे कोफिशिएंट चाहिए x की पावर m+n का, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगर मुझे यहाँ पर x की पावर m+n का कोफिशिएंट चाहिए तो इस टर्म में, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सोच के बताइए जरा। अगर आपको इसमें x की पावर m+n बनानी है तो यहाँ पर आपको n की जगह पे n+1 रखना पड़ेगा। अगर आप इस पावर में n को n+1 रख दोगे तो ये बन जाएगा m+n + 1 - 1, 1 से 1 कटेगा तो x की पावर m+n आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म में n की जगह पे n+1 रिप्लेस करना है और n+1 रिप्लेस करके वहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा वो रखेंगे। ठीक है, तो जब n+1 में रखूँगा तो ये तो बन जाएगा Cn+1, ये बन जाएगा 3m + n+1, ये बन जाएगा 3m + 3n + 3 - 7, तो -4 बन जाएगा हमारा ये। तो इस टर्म में मैं क्या करूँगा, जो मैंने ग्रीन कलर से बाउंड किए है ना, n को n+1 रख दूंगा जिससे कि x की पावर m+n का कोफिशिएंट हमारा Cn+1 3m + n+1 और 3m + 3n - 4 आ जाएगा। ये मैं वहाँ पर रख देता हूँ, है ना। तो ये आपको मिलेगा Cn+1, है ना, और दिस विल बी योर 3m + n+1, है ना, और ये मिलेगा 3m + 3n - 4। तो दोनों में x की पावर m+n हाईएस्ट पावर थी, उसके कोफिशिएंट को हमने 0 के बराबर रखा दोनों टर्म में। तो इससे आपको सॉल्व करने पर, है ना, क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर अगर देखा जाए तो हमारा ये जो 3m + 3n - 4 जो है ये तो कट ही जाएगा दोनों टर्म से, है ना,
ये दोनों टर्म से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो की तरफ चले जाएगा, एक बल में ले जाने पर ये कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा, जो वैल्यूज़ बचेगी वो लिख देता हूँ। इधर Cn+1 लिखा इक्वल टू उधर Cn पॉजिटिव हो जाएगा जाके, है ना, और उधर से हमें मिलेगा 3m + 3n + 1 और अपोन में जाएगा 3m + 3n और +3, और यही हमारा कहलाता है रेकरेंस रिलेशन। यही हमारा क्या कहलाएगा, रेकरेंस रिलेशन। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 यहाँ पर होती है, इसको इक्वेशन नंबर में 4 डालूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात हमने लिखनी पड़ेगी पहले ना, कि इक्वेटिंग टू जीरो रूल के अकॉर्डिंग, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है उसके कोफिशिएंट को हम, हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या होगी, यहाँ पर डेट इज करके लिख देता हूँ, x की पावर m + n यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उसके कोफिशिएंट को हम जीरो के इक्वेट करेंगे तो वी गेट रेकरेंस रिलेशन, वी गेट रेकरेंस रिलेशन, जो कि मैंने नीचे बनाया इक्वेशन 4 में। इस टाइप का जो Cn+1 Cn में जो कोफिशिएंटों में, कॉन्स्टेंटों में ना हमारा रिलेशन जो बनता है वही हमारा रेकरेंस रिलेशन कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर x की पावर m + n के कोफिशिएंट को जीरो रखा और रेकरेंस रिलेशन मैंने यहाँ पर बना दिया। फिर हमें करना क्या है, n की वैल्यू इसमें 0 1 2 3 4 रखनी है, और फिर मुझे आपके यहाँ पर कॉन्स्टेंट निकालने पड़ेंगे, C1 C2 C3, 3-4 कॉन्स्टेंट निकाल देंगे, वापस ऊपर क्वेश्चन में सोल्यूशन में रखेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलता है ना। और फर्स्ट मेथड में मैं टेबल से बताता हूँ उसको, तो टेबल ध्यान से समझना। अब मैं क्या करूँगा टेबल में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे m के 2 रूट है, m के हमारे 2 रूट है, तो एक तरफ तो मैंने m को 0 रखा और एक तरफ m को मैंने 7/3 जो दूसरा रूट आया था वो रखा, ठीक है। तो ये टेबल मैंने बनाई, एक तरफ m को 0 चलाया और एक तरफ m को मैंने 7/3 चलाया। फिर यदि m को 0 रखते इक्वेशन नंबर 4 में तो क्या मिलेगा, m को 0 रखते हैं यदि इक्वेशन नंबर 4 में, तो m को 0 रखने पर मिलेगा Cn+1 = 3n+1 अपॉन 3n+3 और ये आपका Cn, ठीक है। तो Cn ये मिलेगा। यदि इसमें आप m को 7/3 रखते हो, ठीक है ना, तो Cn+1 = क्या आएगा, 7/3 रखने पर 3 से 3 कटेगा, 7 और 1 मिलके 8 हो जाएगा, तो ऊपर मिलेगा आपको 3n+8 और नीचे भी 3 से 3 कटेगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, नीचे मिलेगा 3n+10। तो मैंने दोनों रूट के लिए दोनों वैल्यू यहाँ पर रखी, एक बार m को 0 रखा, एक बार n को 7/3 रखा। और चूंकि हमें यहाँ पर पता है कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ पर चलेगी हमारी 0 1 2 3 4, तो पहले मैं यहाँ पर n को 0 रखूँगा, पहले मैं क्या रखूँगा, यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखूँगा, फिर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखूँगा, कुछ कांस्टेंट निकाल देंगे इसी तरीके से, फिर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखूँगा, और बस ये 3-4 कांस्टेंट निकाल देंगे और एंड सो ऑन यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो अब मैं पहले n को 0 रखता हूँ। यदि आप n को 0 रखते हो ऊपर वाली इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, n को 0 रखने पर मिलेगा C1 = 1/3 C0। n को 0 रखा तो यहाँ से ये मिला। ऐसे n को 0 रखने पर इधर मिलेगा C1 = 8/10, 8/10 का मतलब 4/5 C0। फिर n को 1 रखो, n को 1 रखने पर 3 + 1 4 और 3 + 3 6, 4/6 का मतलब हो जाएगा आपका ये C2 4/6 और C1 मिलेगा। C1 की वैल्यू रख दो, C1 की वैल्यू है 1/3 C0, तो ये मिलेगा 2/3 × 1/3 C0 आफ्टर सॉल्विंग 2/9 C0। C0 की टर्म में निकलता रहेगा सारे, है ना। ऐसे इधर C1 आपका मिलेगा, n की वैल्यू 1 रखने पर 8 3 11 और 11/13 C1 की वैल्यू रख दो ऊपर से 11/13 × 4/5 C0, और इसका मतलब होगा 44/13
65C0। फिर उसमें n की वैल्यू आप ऐसे ही 2 रखेंगे तो C3 हमें मिलेगा 7/9 C2। ऊपर से C2 की वैल्यू रख देंगे। C2 की वैल्यू है हमारी 2/9 C0, तो सॉल्व करके मिलेगा 14/81 C0, है ना। और इधर आपको मिलेगा C3, सॉरी ये C2 था हमारा, ये आपको C3 मिलेगा वैल्यू रखने पर 14/16 C2। C2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 77/130 C0, ठीक है। और फिर इसमें हम ऐसे ही लिख देंगे एंड सो ऑन, दोनों साइड में एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब हमें 2-3 वैल्यू चाहिए थी, वो निकाल दी, इसमें रख देंगे तो सीरीज में रखने पर आपको सीरीज की फॉर्म में थोड़ा सा दिख जाएगी वो, है ना। अब एक रूट के लिए निकालेंगे, m को 0 रखेंगे सीरीज में, है ना। इक्वेशन जो 2 थी उसमें सारी वैल्यूज पुट होगी और y1 y2 निकाल के लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, तब आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, है ना। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम इसको रखेंगे वी गेट, इससे हमें मिलेगा, इक्वेशन 2 को पहले मैं लिखता हूँ। इक्वेशन 2 हमारी ये थी कि y = x⁻m बाहर आ जाएगा और एक्सपेंड करके हमारी बनी थी C0 + C1x + C2x² + C3x³ प्लस ... अब इस इक्वेशन में यदि आप ये m = 0 के लिए इसको निकालते हो, देयरफॉर y1 होगा वो हमारा, जब हम इसमें पूरी इक्वेशन में m को 0 रखेंगे, है ना। तो m को 0 रखने पर जो कांस्टेंट हमने निकाले हैं ये x⁻0 बाहर बन जाएगा, C0 ही रहेगा। C1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है ऊपर, C1 है 1/3 C0 प्लस के 1/3 C0 इंटू x, प्लस C2 की वैल्यू हमने निकाली है 2/9 C0 x²। ऐसे ही C3 की वैल्यू निकाली है 14/81 C0 x³ प्लस ... तो यहाँ से आपको y1 मिलेगा, C0 बाहर कॉमन, एंड दिस विल बी 1 प्लस 1/3x प्लस 2/9 x² प्लस 14/81 x³ प्लस ... तो ये हमें पहले y1 मिल गया, ठीक है। तो y1 को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर दूसरा रूट जो 7/3 उसके लिए करेंगे, है ना। वो कैसे होगा, एंड y2 निकालेंगे, जो जिसके लिए मुझे m को 7/3 रखना पड़ेगा, है ना। यदि आप m को 7/3 रखते तो x³ 7/3 हो जाएगा, इनटू में C0 प्लस C1 की वैल्यू देखते हैं क्या निकाली हमने इस टेबल में, 4/5 C0, तो 4/5 C0 इंटू x प्लस C2 की वैल्यू 44/65 C0, 44/65 C0 x²। ऐसे ही C3 की वैल्यू हमने निकाली है 77/130 C0 x³ प्लस ... इसमें C0 को बाहर निकाल लेंगे तो आपको y2 मिल जाएगा, है ना। वो होगा आपका 7/3 C0 1 प्लस 4/5x प्लस 44/65 x² प्लस 77/130 x³ प्लस ... ठीक है। तो जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू रूल, हैंस केस 1 में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = C1 y1 प्लस C2 y2। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। C1 C2 हमारे नए कांस्टेंट बन जाएंगे जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, ओके। तो ये हमारा जो है कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखा सकते हो आप लास्ट में। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन है बहुत ईजी, है ना। जो मैंने स्टेप्स आपको बताई है वो आप याद रखेंगे, क्योंकि जो फ्रोबनियस मेथड के केस 2 केस 3 केस 4 आगे हमारे होंगे, सब में हमारा सेम ही प्रोसेस चलना है। बस इंडिशियल इक्वेशन के रूट पे आपका डिफरेंस आएगा और लास्ट में आंसर निकालने में डिफरेंस आएगा। बाकी सब चीज़ें हमारी इसी तरीके से निकालनी है, ओके।
और ये मैंने केस 1 बताया था। केस 1 जो था हमारा ये था, फिर से बताता हूँ आपको केस 1 क्या था। केस 1 था कि जब हमारे रूट्स इंडिशियल इक्वेशन के डिस्टिंक्ट हो एंड नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर, और किसी इंटीजर से डिफर ना करे, तो हमारा सॉल्यूशन होता है y=c1/m1 पर और प्लस c2/m2 पर, जो कि हमने लास्ट में किया है y1/2 की फॉर्म में। और लास्ट में जो आंसर आता है वो होता है y=c1y1 प्लस c2y2। ओके, तो ये हमारा होता है भाई फ्रोबनियस मेथड का केस 1। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार रिवाइज ज़रूर करें। रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ दोबारा सीखने को मिलेगा, है ना। और अगर आप इसमें अच्छे से इसको सीखना चाहते हो तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मेथड बिल्कुल सेम ही चलना है, ठीक है। मेथड आपका बिल्कुल सेम ही चलेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, वर्किंग रूल आपको आ गया तो एग्जाम्पल 2 में अब दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें सॉल्व इन सीरीज में सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। 2x² y डबल डैश प्लस xy डैश माइनस x प्लस 1 y=0। ये 2005 एंड 17 दो बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे। अब आपको रूल तो क्लियर हो ही गया है ना। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले वो लिखी जाएगी। जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x² y डबल डैश प्लस xy डैश माइनस x प्लस 1 y=0, इक्वेशन 1 इसको हम डाल देंगे। इक्वेशन 1 बनाने के बाद फिर हमें चेक करना है कि x=0 यहाँ पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे px पहले फाइंड करना पड़ेगा। 2x² से डिवाइड जब करोगे तो px की वैल्यू आएगी हमारी 1/2x और qx की वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी माइनस x प्लस 1/2x²। देन लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 0 x px की, जो हमारी इक्वल आएगी 1/2 के, फाइनाइट होता है ना। ऐसे ही लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 0 x² qx की। जब x² qx की वैल्यू आप निकालोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x प्लस 1 ऊपर से बचेगा और नीचे से 2 बचेगा। x² से x² कटेगा, x को 0 रखने पर माइनस 1/2 आएगा। ये भी हमारा फाइनाइट होता है। और यदि दोनों लिमिट आपको फाइनाइट मिले तो आप कह सकते हैं कि x=0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ये है तो फ्रोबनियस मेथड इज एप्लीकेबल, FM इज एप्लीकेबल। तो फ्रोबनियस मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल है ना। अगर एप्लीकेबल है तो हम सॉल्यूशन मान लेते हैं। और सॉल्यूशन कैसे मानते हैं हम, लेट y=summation n=0 से इन्फिनिटी cn x⁻m+n, इसको मैंने मान लिया सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर 2 इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन मैंने माना है ना। फिर हम y डैश निकालेंगे। y डैश का मतलब होगा कि इसका एक बार डिफरेंशिएशन। जब एक बार डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो m+n x⁻m+n-1 बनेगा। और जब y डबल डैश निकालेंगे तो समेशन n=0 से इन्फिनिटी m+n और x⁻m+n-2 हमारा ये बन जाएगा। फिर ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, है ना। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। अगर रूल अच्छे से एक क्वेश्चन से आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, है ना। इक्वेशन हमें दी है, जो 1 इक्वेशन है 2x² y डबल डैश, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर xy डैश माइनस x प्लस 1 y=0। यह हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जिसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे अब, है ना। तो जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2x² बाहर रहेगा, y डबल डैश की वैल्यू आपने जो निकाली है n=0 से इन्फिनिटी cn, छूट गया हमारा यहाँ पर, cn m+n m+n-1
एक्स की पावर m प्लस n माइनस 2। ओके, फिर प्लस x बाहर रहेगा, वाई डैश की वैल्यू n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन, एंड दिस इज योर m प्लस n, वाई डैश की वैल्यू रख देंगे x की पावर m प्लस n माइनस 1, और लास्ट में हमारा बचेगा माइनस एक्स प्लस वन, वाई की वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर m प्लस n इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे y है, y डैश है, y डबल डैश है, वहाँ पर मैंने तीनों वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में। डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो मिटा देता हूँ। अब इसको हमें सॉल्व करना होता है थोड़ा सा, है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो अंदर लेके जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म में जब एक्स स्क्वायर और 2 अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2cn m प्लस n और m प्लस n माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो x की पावर हमारी वहाँ पर m प्लस n हो जाएगी। ऐसे ही जब सेकंड टर्म की बात करेंगे हम तो उसमें x अंदर जाएगा, x अंदर जाने पर कांस्टेंट टर्म तो सेम रहती है, देखने में बड़ा है, ये है बहुत ईजी, है ना। तो कांस्टेंट टर्म सेम रहेगी, x की पावर जब अंदर ऐड होगी तो x की पावर m प्लस n बचेगा। फिर जो लास्ट टर्म है उसमें x को अंदर लेके जाओ तो माइनस, पहले x को अंदर ले जाएंगे तो n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर m प्लस n प्लस 1 हो जाएगी, है ना। x की पावर एक ऐड हो जाएगी और माइनस 1 के साथ करेंगे तो वो सेम रहेगा, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर m प्लस n इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था जो सेम पावर्स है उनको एक साथ लिखेंगे, है ना। जहाँ जहाँ पे सेम पावर्स है उन सबको एक साथ हम लिख देंगे। तो सेम पावर्स की बात करें तो x की पावर m प्लस n, x की पावर m प्लस n और x की पावर m प्लस n, तीन टर्म में सेम पावर है। इन तीनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन सब में कॉमन आएगा। बाकी फर्स्ट टर्म से क्या मिलेगा हमें, 2m प्लस n माइनस 1 फर्स्ट टर्म से मिलेगा। सेकंड टर्म से सी एन कॉमन आ गया हमारा, m प्लस n बचेगा, और लास्ट टर्म से आपका माइनस 1 बचेगा और सी एन कॉमन आ गया, और इधर कॉमन ले लेंगे x की पावर m प्लस n। और ये जो हमारी m प्लस n प्लस 1 वाली टर्म है ये तो एक ही है, इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा x की पावर m प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने जो कोफिशिएंट्स थे वो एक साथ इकट्ठे किए जो कि इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें लीनियर फैक्टर में लिखना होता है ना। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें लीनियर फैक्टर में लिखेंगे कैसे, m प्लस n को t मान लेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 2t t माइनस 1 और प्लस t माइनस 1। बस हो गया, दोनों टर्म से t माइनस 1 कॉमन, t माइनस 1 अंदर बचेगा 2t प्लस 1, m t की वैल्यू रख दीजिए m प्लस n, है ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म से n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सी एन, फर्स्ट टर्म से मिलेगा t माइनस 1 यानी कि m प्लस n माइनस 1। सेकेंड टर्म से जब m प्लस n t की जगह पे रखोगे तो 2m प्लस 2n और प्लस 1। ओके, तो ये हमारे लीनियरली फैक्टर करके हमें लिखने होते हैं। सेकंड टर्म में कोई फैक्टर नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे तो कांस्टेंट है ऑलरेडी सी एन, तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो लीनियर फैक्टर करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको इक्वेशन नंबर 3 डाला जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रूल वाई डैश वाई डबल डैश की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में रखी, उसको सॉल्व करते हुए लीनियर फैक्टर में इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर लीनियर फैक्टर में हमें क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन 3 है इससे हमें इंडिशियल इक्वेशन बनानी है, और इंडिशियल इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री टर्म। n को जीरो रखने पर दोनों में आपको ये देखना है कि कौन सी लोएस्ट डिग्री टर्म है। n को जीरो अगर फर्स्ट टर्म में रखते हैं तो x की पावर m बचेगा, और अगर सेकंड टर्म में रखते हैं तो x की पावर m प्लस 1 बचेगा। छोटी कौन सी n में, x की पावर m वाली।
तो x की पावर m वाली जो टर्म है डेट इज n को जीरो रखने पर जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रख देंगे। इससे आपको इंडिशियल इक्वेशन मिलेगी। वी गेट इंडिशियल इक्वेशन, और इंडिशियल इक्वेशन क्या होगी हमारी यहाँ पर, इंडिशियल इक्वेशन होगी n इक्वल टू जीरो के लिए फर्स्ट टर्म से मिलेगी, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसमें n को जीरो रखो और कोफिशिएंट को जीरो रखो, तो n को जीरो रखने पर c जीरो, n को जीरो रखने पर m माइनस वन, n को जीरो रखने पर 2m प्लस वन इक्वल टू जीरो आएगा। c जीरो तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट मान रखा है आपने, तो आपको यहाँ पर m की वैल्यू 1 मिलेगी और m की वैल्यू -1/2 मिलेगी। तो इंडिशियल इक्वेशन बनाने के बाद उसके रूट फाइंड करने होते हैं। फिर हमें देखना है कि कौन सा रूल लगेगा। फर्स्ट केस हमारा ये है कि अगर रूट अनइक्वल है और किसी इंटीजर से मतलब उनका डिफरेंस आप निकालो और कोई इंटीजर ना आए तो केस नंबर 1 लगता है, और लग जाएगा यहाँ पर। देयरफॉर रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स जो है यहाँ पर अनइक्वल है एंड नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर, और किसी इंटीजर से डिफर भी नहीं करते क्योंकि उनका दोनों का डिफरेंस निकालो 1 माइनस 1/2 जो कि सॉल्व करके 3/2 आएगा, जो कि इंटीजर नहीं है। वही मैंने लिखा है नॉट रिफरिंग बाय एन इंटीजर। तो यहाँ पर कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 1 लगेगा। यहाँ से आपको पहचान होती है कि कौन सा केस लगेगा, तो केस नंबर 1 लगेगा। अब मुझे बनाना होता है यहाँ पर रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर, जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को जीरो के बराबर अगर रखते हैं तो रेकरेंस रिलेशन मिलता है। नाउ इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर होगी x की पावर m प्लस n प्लस 1, ये हाईएस्ट पावर है। वी गेट रेकरेंस रिलेशन, ऐसा करने पे आपको रेकरेंस रिलेशन मिलता है। वी गेट रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। और रेकरेंस रिलेशन हमारा क्या होगा, जो इक्वेशन 3 है उसमें हाईएस्ट पावर तो आप देख ही सकते हैं, ये हमारी सेकंड वाली हाईएस्ट पावर है x की पावर m प्लस n प्लस 1, इसलिए मैंने वहाँ पर x की पावर m प्लस n प्लस 1 लिखा है। लेकिन अगर मुझे फर्स्ट टर्म को, जिसको मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रखा है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म में भी x की पावर m प्लस n प्लस 1 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे n प्लस 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट मिलेगा cn प्लस 1 m प्लस n, और n को n प्लस 1 रखने पर 2m प्लस 2n प्लस 3 आपको मिल जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म में n को n प्लस 1 रखेंगे तो x की पावर m प्लस n प्लस 1 बनेगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड टर्म तो आपकी x की पावर m प्लस n प्लस 1 वाली है, उसमें तो माइनस cn कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में यदि आप n को n प्लस 1 रखते हैं तो आपको मिलता है cn प्लस 1 m प्लस n और 2m प्लस 2n प्लस 3, और सेकंड टर्म में अगर देखा जाए तो माइनस cn कोफिशिएंट मिलेगा बस खाली हमें, इक्वल टू 0। और इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यू विल गेट रेकरेंस रिलेशन। cn प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1/m प्लस n और 2m प्लस 2n प्लस 3, और ये आपका cn, ये होता है रेकरेंस रिलेशन, जिसको मैं इक्वेशन 4 डालूंगा और n की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 4 होती है। फिर इसमें हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें C1 C2 C3 कोफिशिएंट हमारे निकलेंगे। तो टेबल मैंने आपको बताई थी कि पहले हम एक साइड में m लिखेंगे, m हमारा एक वैल्यू तो आई है 1 और एक वैल्यू m की आई है -1/2। फिर ये दोनों वैल्यू जब इक्वेशन 4 में रखते हैं तो क्या मिलेगा, m को 1 रखने पर cn प्लस 1 मिलेगा आपको, cn प्लस 1 मिलेगा 1/n प्लस 1, m को 1 रख दिया मैंने उसमें, और ये मिलेगा आपको m को 1 रखने पर
2n+5 और इनटू में Cn। ऐसे ही मैं n को n+1 रखूँ, सॉरी m की वैल्यू -½ रखूँगा तो इधर मिलेगा आपको Cn+1। m की वैल्यू -½ अगर रखते हैं तो वो मिलेगा आपको 1/n-½ इंटू 2n+2 और इनटू में Cn। फिर यहाँ पर हम n का वेरिएशन शुरू कर देंगे, है ना। n का वेरिएशन कैसे, इसमें n को हम 0 1 2 3 4 रखते जाएंगे, है ना, जिसको मैं इधर लाइनिंग से कर देता हूँ। पहले आप n को 0 रखिए, पुट, रुकिए जरा 1 मिनट, पहले हम इसमें n को 0 रखेंगे, फिर n को 1 रखेंगे, फिर n को 2 रखेंगे। बस 2-3 कोफिशिएंट निकल जाएंगे, इतने काफ़ी है। यदि आप इसमें n को 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, n को 1 रखने पर क्या मिलेगा, n को 2 रखने पर क्या मिलेगा, है ना, वो देख लेते हैं। n को 0 रखने पर C1 की वैल्यू आएगी 1/5 C0, n को 0 रखने पर, ठीक है। इधर आपको C1 की वैल्यू मिलेगी n को 0 रखने पर 2 से 2 कट जाएगा तो आपको ये -C0 मिलेगा। फिर आप यदि n को 1 रखते हैं तो C2 की वैल्यू मिलेगी 1/14 C1, ऊपर से C1 की वैल्यू रख दो तो C0/70 और इधर मिलेगा C2 = 1/2 C1, जो सोल्व करके -C0/2 हो जाएगा, है ना। n को 2 रखने पर C3 मिलेगा 1/27 C2 एंड इट मीन्स ऊपर से वैल्यू रखने पर C0। कैलकुलेटर थोड़ा चलाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, और ये C2/9 = -C0/18 एंड सो ऑन, ठीक है, दोनों में लिख देंगे एंड सो ऑन। इतना काफ़ी होता है हमारा, है ना। फिर हम जो इक्वेशन 2 थी वहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, y1 y2 निकालेंगे, फिर लास्ट में आंसर होगा y = C1 y1 C2 y2। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2 थी हमारी, y = x⁴m बाहर C0 + C1x + C2x² + C3x³ + ... ठीक है। यदि आप इस डिफरेंशियल इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करते हो, पहले हम m = 1 के लिए निकालेंगे y1, देयरफॉर y1 = y at m = 1 पर, जो m = 1 पर निकलेगी वैल्यू, m को 1 रख देंगे, C0 कॉमन आ जाएगा सब में से बाहर, तो C0 x⁴1 और अंदर सारी वैल्यू रखने पर आपको ये सीरीज मिल जाएगी। इस टेबल से C1 C2 C3 की वैल्यू रखना लेफ्ट हैंड साइड वाली टेबल से, तो आपको m = 1 के लिए जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। फिर y2 निकालेंगे, वो होगा m की वैल्यू -1/2 के लिए, तो सेकंड राइट हैंड साइड वाली टेबल यूज करेंगे, तो C0 उसमें भी कॉमन आएगा, m की वैल्यू -1/2 रख देंगे, अंदर सीरीज आपको मिलेगी 1 - x + x² सॉरी माइनस ही आएगा, है ना, और -1/18 x⁴3 +... और लास्ट में जो सॉल्यूशन होता है, हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = y1 + y2, या आप ऐसा भी कह सकते हो y = C1 y1 + C2 y2, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। y1 y2 की वैल्यू दिखा सकते हो रख कर यहाँ पर, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर मेथड आ जाए तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने रूल सीखा तो उसमें थोड़ा सा हमारा टाइम लगा सीखने में उसको, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को आपने देखा मैंने 15 मिनट में सॉल्व किया है। 15 मिनट में आपका ईजिली हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, 15 से कम में भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे बोलना भी पड़ रहा है, समझाना भी पड़ रहा है, 15 मिनट लगी। यदि आप प्रैक्टिस से करोगे तो मुश्किल से 10 मिनट आपका क्वेश्चन लेगा।
देखने में बड़ी स्टेप्स लगती है, लेकिन बड़ी ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम है नहीं। ये केस 1 का मैंने आपको बताया। प्रोसेस तो आपको लगभग सेम ही चलेगा चारों केस में, बस इंडिशियल इक्वेशन के रूट और आंसर को लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही चलना है। ओके, तो इस लेक्चर को आपका केस 1 मैंने बताया फ्रोबनियस मेथड का। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रोबनियस मेथड का केस 2 में डिस्कस करूंगा, जब रूट्स हमारे इक्वल आ जाएंगे तो